जिनका नाम है ज्वाला सिंह। मुंबई आया था 1995 में कि मैं मुंबई में कुछ कर सकता हूँ। आप अपने आप पे ट्रस्ट करो, अपना नेचुरल गेम खेलो। मैच प्रैक्टिस पे बहुत जोर देते थे और ऐसा कोई लग्जरी नहीं था उस टाइम कोचिंग में। शिवाजी पार्क में खेलते थे, नेट्स खुद लगाते थे। संदीप पाटिल सर मेरे कोच रहे हैं। हम लोग दौड़ के उनकी तरफ जाते थे, हम चरण स्पर्श करते हैं। मुझे लगता है संदीप पाटिल सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि जो बहुत बड़ा क्रिकेटर होगा वही बहुत अच्छा कोच हो सकता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन बहुत डिफरेंस है एक कोच में और एक प्लेयर में। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, प्लेयर इंटर्स एट द ग्राउंड विथ वन ब्रेन एंड वन बॉडी। नमस्कार, मैं हूं मनोज भुयर। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसने इंडियन क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को बनाया, जिनका नाम है ज्वाला सिंह। बहुत स्वागत है आपका। और ज्वाला सिंह ये मुंबई क्रिकेट क्लब को चलाते हैं। ज्वाला स्पोर्ट्स फाउंडेशन के मालिक भी है और मुंबई में अलग अलग तरह के क्रिकेट के कोचिंग में प्रयोग करते हैं, नई तकनीक लाते हैं और बड़े ऐसे उनके नुस्खे हैं जिसके जरिए रणजी ट्रॉफी, रणजी खेलने वाले क्रिकेटर हो या फिर क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हो, ऐसे तमाम खिलाड़ियों को बनाने का काम वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं। हम बात करेंगे अलग अलग पहलुओं पर। बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो कई अनेक सालों से काम कर रहे, देश विदेश में जाते रहते हैं और मुंबई ये क्रिकेट का डेन है। ऐसी जगह जहां आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर से लेके कई ऐसे नाम है जो चमके, जो बड़े बने, विश्व में उनका परचम हमेशा फहराते हुए आपने देखा होगा। फिर एक बार स्वागत करता हूं मैं। जनरली देखिए, मतलब ज्वाला सिंह और यशस्वी जायसवाल, पृथ्वी शॉ ऐसा नाम आपका जोड़ा जाता है, लेकिन मैं आपके अतीत में जाना चाहता हूँ। जैसे आपका गांव है गोरखपुर, आप भी वैसे ही आए, आपका भी संघर्ष उतना ही लंबा रहा, आपकी भी शुरुआती दौर की कुछ यादें होंगी। तो मैं ऐसा पीछे आपको अगर लेकर जाता हूँ गोरखपुर के उन गांव में जहां आपने क्रिकेट सबसे पहले देखा होगा, फिर चाहत मन में निर्माण हुई होगी कि नहीं, हमें क्रिकेट की दुनिया में आगे जाना है, क्रिकेटर बनना है, और बाद में फिर आप कोच बने। बिल्कुल, मैं मुंबई आया था 1995 में। उसके पहले मैं आपको थैंक्स बोलूँगा, मैं थोड़ा फ्लो में चला गया। मनोज जी, मुझे याद है एक चीज़ कि 2015 में आप मुझे ओवल मैदान पे मिले थे और कोई तो इंडिया का सीरीज़ था और मैंने बोला मेरे पास एक बच्चा है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर एक स्टोरी करूँ। तो जी, मैं याद है इनके मुझे। बारे में बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पहला स्टोरी यशस्वी जायसवाल का जो न्यूज़ चैनल पे गया था, TV9, वो न्यूज वर्ल्ड इंडिया नाम का एक न्यूज़ वर्ल्ड नेशनल इंडिया, चैनल यस था। यस, जी। उस पे गया था और तब आपने एक उसमें एक लाइन बोला था कि यशस्वी का अगला लक्ष्य होगा कि रणजी टीम में बनाना। तो जब वो चीज़ मैंने सुना था, क्योंकि देखिए जब तक आप जर्नी करते नहीं हो, हर नई चीज़ आपको थोड़ी सी लगती है, अरे बहुत डिफिकल्ट चीज़ जी कुछ जी सोच रहे हैं जी। या बोल रहे हैं। तो आपने बोला था कि यशस्वी का अगला जर्नी होगा कि रणजी टीम में आए, और वो आया, इंडिया भी खेल रहा है। तो मैं हमेशा आपका जो वो एक इंटरव्यू है उसको हमेशा याद रखता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें पहली बार होती है ना वो हमेशा याद में होती है। तो यू आर वन ऑफ देम। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो मैं 1995 में मुंबई आया हम्म। और एक ही सपना था कि मैं अचरेकर सर के अंडर में क्रिकेट खेलूं और मैं सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की तरह मैं भी कुछ क्रिकेट में नाम कमाऊं। उस वक्त की बात है, अब तो बहुत सारे क्रिकेटर आ गए। अब मैंने बहुत मेहनत की, बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, हर कोई करता है मुंबई में, हर किसी जी, का अपना एक स्टोरी होता है। अगर आप किसी एक रिक्शे वाले से भी पूछोगे तो भी अपनी एक स्टोरी बता अपनी अपनी देगा। एक अलग स्टोरी तो होती, मैंने भी कहानी वो होती की है। है, लेकिन आई एम हैप्पी जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ और हर तरीके से मुझे लगता है आई एम रियली थैंकफुल टू द गॉड कि आज जो मैं सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और आई एम रियली थैंकफुल टू द मुंबई, क्योंकि सबसे पहले तो मुंबई का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबके लिए आशियाना है, सबके लिए मुंबई में कुछ ना कुछ करने के लिए जगह है। तो मुझे लगता है इस धरती को और महाराष्ट्र की धरती को मैं धन्यवाद दूंगा कि किस तरीके से इसने मुझे अपनाया और इतना सब जो भी मेरी सोच थी, जो भी मैं करना चाहता था, वो करने का मुझे मौका मिला। सचिन तेंदुलकर के कोच थे क्रिकेट प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर साहब, और आचरेकर जी के अंडर आपने भी क्रिकेट की ट्रेनिंग की। क्या लेसन मिला उनसे, मतलब कुछ यादें होगी उस वक्त की? अभी क्रिकेट ना बहुत बदल गया है। मैं अभी भी जस्ट कोचिंग से ही आ रहा हूँ। जी। आचरेकर सर को जो मैंने देखा कि जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मैं बहुत एक्साइटेड था उनसे मिलने के लिए। हम्म।
और बड़े सिंपल व्यक्ति थे, और वो सब पे नज़र रखते थे। ऐसा नहीं था कि वो किस एक या 2 प्लेयर पे काम करते थे, सब पे नज़र रखते थे। तो जब मैं पहली बार मिला तो वो मुझे स्कूल में लेके गए, शारदाश्रम स्कूल लेके गए। फिर प्रिंसिपल से बात किया। बाद में जब प्रिंसिपल ने बोल दिया कि मेरा एडमिशन नहीं हो आपकी पाएगा, क्या उम्र होगी तब? तब 12.5 साल का था मैं। आप भी? हाँ, अराउंड 12 एंड हाफ या 13 होगा। तो प्रिंसिपल मैडम थी, अप्टे मैडम, उन्होंने बोला कि नहीं, बहुत लेट हो गए हो, आपका एडमिशन नहीं होगा। फिर मैंने आचरेकर सर से रिक्वेस्ट किया कि मेरा एक बार गेम देख लीजिए, फिर जो डिसीजन लेना होगा अच्छा। लेंगे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा गेम देखा, और उसके बाद बोले कि नहीं, तुझे मुंबई में रहना है, आप कर सकते हो क्रिकेट में कुछ। तो वो दिन मुझे हमेशा याद है, और उस दिन से आज के दिन तक मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मुंबई में कुछ कर सकता हूँ। और जहाँ तक उनका कोचिंग मेथड का सवाल था, तो उनका कोचिंग बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही सिंपल था कि आप अपने आप पे ट्रस्ट करो, अपना नेचुरल गेम खेलो, और वो मैच प्रैक्टिस पे बहुत जोर देते थे। और ऐसा कोई लग्ज़री नहीं था उस टाइम कोचिंग में, आज तो बहुत लग्ज़री हो गया है। हम शिवाजी पार्क में खेलते थे, रोलिंग खुद करते थे, नेट्स खुद लगाते थे। और कभी-कभी, क्योंकि आचरेकर सर उस समय बीमार थे जब मैंने शारदाश्रम जॉइन किया था, तो कभी-कभी ऐसा होता था कि मतलब सब कुछ कैप्टेंसी भी मैच में हम लोग में से कोई करता था, टीम भी हम खुद निकालते थे। और मुझे एक चीज़ याद है कि जब बारिश होती थी, हम रबर बॉल से मैच खेलते थे, तो हम लोग दौड़ के उनकी तरफ जाते थे। मैं जब स्पेशली, क्योंकि मैं नॉर्थ से आता हूँ, तो हम चरण स्पर्श करते हैं, तो हमेशा गुस्सा करते थे, बोलते थे नहीं, गेम पे ध्यान दो, अच्छा। गेम पे ध्यान दो, गेम पे ध्यान दो, हुँ। ये सब नहीं। तो मुझे कुछ-कुछ चीज़ें बड़ी याद हैं, और मुझे अभी भी याद है कि ज़ोर की बारिश हुआ करती थी, हालाँकि वो बीमार रहते थे ज़्यादातर उस टाइम पे, पैरालाइज़ का उनको अटैक आया था, हुँ। तो भी वो छाता लेके खड़े रहते थे। तो जो उनका डिवोशन और डेडिकेशन था ना गेम को लेके, कभी-कभी भी बोलते-बोलते मुझे खुद को लग रहा है कि क्या मैं वैसा कर रहा हूँ एज़ अ कोच? खुद से भी बात हुँ, करते हैं हम। हुँ। तो मुझे लगता है उनका लेवल बहुत अलग था, और आई थिंक उनके लेवल को मैच कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये एज़ अ कोच मैंने उनको देखा है कि वो किस तरीके से खिलाड़ियों पे काम करते थे। हालाँकि मैं जब आया था तो काफ़ी ओल्ड एज हो गया था, शायद हुँ। वो उस टाइम उतने एक्टिव नहीं रहे होंगे। तो उसके पहले क्या रहा होगा, आई रियली डोंट नो। लेकिन जो लेसन आपने सीखा वो चाहे यशस्वी जायसवाल हो या फिर पृथ्वी शॉ हो, आपने कैसे कैरी किया उसको? देखिए, मेरे ज़िंदगी में मुझे लगता है बहुत सारे कोचेज़ आए, जिनके अंडर में मैं गया, और आचरेकर सर वाज़ द फर्स्ट कोच इन मुंबई। उसके बाद मैं दिल्ली वेंगसरकर अकेडमी में सिलेक्ट हुआ, तो दिल्ली जी, वेंगसरकर सर से मेरा, ओल मैदान में। हाँ, काफ़ी इंटरैक्शन होता था, और उनसे भी बहुत कुछ सीखा। मैं अभी भी उनके टच में, अभी भी सीखता हूँ। देन संदीप पाटिल सर मेरे कोच रहे हैं। जी। मुझे लगता है संदीप पाटिल सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि क्योंकि हम बच्चे थे उस टाइम पे। तो संदीप पाटिल सर वाज़ एक्चुअल एक ऐसे, मतलब इंडिया प्लेयर उस टाइम पे तो काफ़ी पॉपुलर भी थे 90s में। मुझे अभी भी याद है कि हमारा 7 बजे का हुँ, प्रैक्टिस होता था, और 6:45 वो खुद आते थे डायरी लेके। और मैंने संदीप पाटिल सर से सीखा डिसिप्लिन क्या होता है, और सिंप्लिसिटी क्या होता है, कि इंसान को पहली चीज़ डिसिप्लिन होना चाहिए, और उसके बाद जो भी काम कर रहे हो सिर्फ़ उसी पे ध्यान होना चाहिए। तो मैंने उनसे काफ़ी सीखा। तो बहुत सारे कोचेज़ आए लाइफ़ में अलग-अलग जगह पे। तो जो मैंने आज सिलेबस बनाया है, जो मैं आज क्रिकेट सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्राउडली बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो बहुत बड़ा क्रिकेटर होगा, वही बहुत अच्छा कोच हो सकता है, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। आपके मैं इस चैनल पे बोल रहा हूँ। मुझे लगता है एक कोच बनने के लिए सबसे जो ज़रूरी है ना, वो है ऑब्जर्वेशन पावर, कि आप कितना ज़्यादा किसी को ऑब्जर्व करते हो, और फाइंडिंग द फॉल्ट्स एंड करेक्टिंग दोज़ फॉल्ट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर जो बड़ा क्रिकेट खेल लेते हैं, वो सोचते हैं कि यस, मैं अच्छा कोच बन सकता हूँ। लेकिन बहुत डिफरेंस है एक कोच में और एक प्लेयर में। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि अ प्लेयर एंटर्स एट द ग्राउंड विथ वन ब्रेन एंड वन बॉडी, एंड ही इज़ हैंडलिंग वन ब्रेन एंड वन बॉडी थ्रू आउट द सेशन। बट एक ओके। कोच हाँ। जब इंटर करता है ना, तो विथ वन ब्रेन एंड वन बॉडी ही हैंडल्स 100 ऑफ ब्रेन एंड बॉडीज टुगेदर। तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आईक्यू चाहिए ना, वो बहुत ही फास्ट चाहिए, क्योंकि एक बच्चा कुछ और आके पूछेगा, दूसरा कोई और आके पूछेगा, तीसरा कोई और आके पूछेगा। अब मैं तो हर लेवल के बच्चों को सिखाता हूँ, बिगिनर से लेके एडवांस एलाइट फर्स्ट क्लास लेवल के बच्चों को सिखाता हूँ, एक ही टाइम पे कभी कभी सिखाता हूँ। तो आपका ब्रेन का जो हुँ, बोलता है ना आईक्यू होना चाहिए, बहुत ही फास्ट होना चाहिए।
and that only comes when you have a capacity to observe and get the solution. तो आई थिंक ये सारे कोचेस ने बहुत कंट्रीब्यूट किया मेरे लाइफ में. हमारे एक बख्शी सर थे, उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, सक्सेना सर ने किया. तो आई थिंक आई लर्न फ्रॉम सो मेनी पीपल इन दिस फील्ड फ्रॉम द कोचेस. जी, ये कहानी दरअसल आपके जीवन के शुरुआत की. मैं आगे जाता हूँ, जहाँ से आपके जीवन में एक अलग पड़ाव शुरू हुआ यशस्वी जायसवाल को लेकर. आपने कहा कि मैं 12 साढ़े 12 साल का था, गोरखपुर से आया था, और यशस्वी जायसवाल जो भदोही से मुंबई आए थे. आज़ाद मैदान बहुत जाना पहचाना नाम है महाराष्ट्र के लिए भी और देश के लिए भी. ये आज़ाद मैदान के टेंट में आपने सबसे पहले बार यशस्वी को देखा. ये बड़ी परिचित कहानी है सबको, गूगल या खबरें या फिर इसके माहौल. आपने क्या देखा उस 12 साल के बच्चे में कि आपको लगा कि सही मायने में इसमें एक इंडिया का स्टार छुपा हुआ है, या फिर इसमें वो टैलेंट है जो आगे जाके इंडियन क्रिकेट के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन यशस्वी दे सकता है? मैंने सिर्फ ना एक ही चीज़ देखा कि वो मेरी स्टोरी थी बस. क्योंकि जब मैं क्रिकेट खेलने आया था, सिमिलर एज था, और हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर सपोर्ट किया, लेकिन जो एक सपोर्ट होना चाहिए एक इंडिया प्लेयर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपको इंडिया प्लेयर बनाना है तो कोई फुल टाइम आपके पास पीछे होना चाहिए, आप अकेले नहीं कर सकते हो. तो जब मैंने उसकी स्टोरी सुनी, लोगों ने मुझे बताया, वो सब मैं बोल चुका हूँ बहुत बार, तो मुझे बस एक ही चीज़ लगा कि जो परिस्थिति मेरी थी मुंबई में जब मैं आया था 1995 में, और जिस परिस्थिति से मैं जूझ रहा था, और अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं खेल पाया इंडिया के लिए, और ये लड़का जूझ रहा है, और मैं अगर शायद कोशिश करूं, जो मेरे पास रिसोर्सेज थे, तो शायद ये खेल जाए. बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आपने टैलेंट देख लिया था कि वो इंडिया खेलेगा. तो बेसिकली देखिए, किसी को नहीं पता होगा तो होता है कि कौन इंडिया खेलेगा, क्योंकि इंडिया खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइमिंग, राइट टाइम पे परफॉर्म करना. और उस समय बस एक ही था कि मुझे एक रॉ मटेरियल चाहिए था, और वो मुझे मिल गया, और उसकी कहानी चूँकि मेरे से बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती थी. 2013 में मुझे मिला था मुझे वो, तो मुझे लगा कि चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं, जो होगा वो तो भगवान के हाथ में, और आई एम हैप्पी कि वो आज इंडिया के लिए खेल रहा है. लेकिन आपने कुछ तो देखा होगा वहाँ खेलते-खेलते? नहीं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसके अंदर शुरू में रन बनाने की एक भूख थी, तो वो आज भी है. तो आई थिंक ही हैज़ अ गुड टेम्परामेंट दैट टाइम, कि उसके पास वो, क्योंकि बाद में जब मैंने उसको बहुत सारे मैचेस खिलाए, तो जब उसको अच्छी प्रैक्टिस मिलने लगी, जब मैं उसको बहुत मेंटरिंग करने लगा, उसका ब्रेन, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में था उस समय, लोगों ने बहुत सारा उसको बोलते हैं ना, उसको बहुत सारी डरा दिया था कि मुंबई में ये नहीं होता, वो नहीं होता है. तो जब उसको वो कंफर्ट जोन मिला, जो हम साथ में रहने लगे उसके बाद, और फिर जब मैंने उसको बार बार उसको चीज़ें बताने लगा, तो देन आफ्टर उसका जो परफॉर्मेंस था वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा. और उसके अंदर एक चीज़ थी, उसके अंदर एक टेम्परामेंट था, रन बनाने का जो टेम्परामेंट था, वो बहुत ही अच्छा था, और उसी पे वो बिल्ड हुआ है. क्योंकि होता क्या है कि एक छोटे बच्चे के पास अगर टेम्परामेंट है, तो वो उस लेवल में तो रन बना सकता है, जी. लेकिन उसके आगे वो अगर रन बनाना है, तो उसको उस तरह की प्रैक्टिस, उस तरह की फैसिलिटीज़, उस तरह के चैलेंजेस से भी गुज़रना पड़ेगा, और धीरे-धीरे वो गुज़रा और बेहतर बनते गए. एक बड़ी मतलब एक हमेशा एक कहानी सामने आती है. अब आप ही बताइए कि यशस्वी या जायसवाल को आपने उठा के लाया वहाँ से आज़ाद मैदान से सीधे घर. लेकिन एक वो पानी पूरी बेचता था, इस प्रकार की एक कहानी सामने आती है, जो शायद एग्ज़ैगरेशन भी हो सकता है. कैन यू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट ऑन हिज स्ट्रगल एंड हाउ यू सपोर्टेड हिम ड्यूरिंग दोज़ इयर्स? देखिए, 2013 तक वो आज़ाद मैदान में रहता था, और वो टेंट में भी रहता था, हुँ, और उस समय उसने हार्डशिप किए हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है. और एक छोटा बच्चा 12.5 साल का या 12 साल का जी. आज़ाद मैदान में आप सोचो कि रह रहा है, तो ये बहुत हार्ड है, ये आसान नहीं है. लेकिन उसके बाद 2013 से लेके 2022 तक वो मेरे घर पे रहा है. जी. तो जो भी उसकी स्ट्रगल स्टोरीज हैं, वो जी. 2013 के पहले की हैं. और जहाँ तक वो मीडिया रिपोर्ट्स आते हैं कि उसके फादर के साथ वो पानी पूरी बेचता था, तो उसके फादर 2013 से लेके 2022 तक मुंबई में 3 या 4 बार आए. वो भी जब मैं या हुँ. हम लोग को कुछ डॉक्यूमेंट इश्यूज आते थे, तभी हम बुलाते थे, क्योंकि कभी कोई पासपोर्ट बनाना हुआ या कुछ ऐसा करना हुआ. तो वो 2013 के पहले ज़रूर उसने हार्डशिप किया है, लेकिन 2013 से लेके 2022 तक, जब तक उसका वो घर नहीं हुआ था, वो मेरे साथ था, मेरी फैमिली का मेंबर था, और उसको मैंने बहुत अच्छी सुविधाएं दी जो मेरे से बन पाया.
उसके लिए अच्छा प्रैक्टिस फैसिलिटीज़, उसके साथ 2-3 कोचेज़ रहते थे मेरे साथ। मीडिया कवरेज जो भी होता है एक प्लेयर बनाने में, वो सब कुछ मिला है। तो मुझे लगता है कभी-कभी इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं ना, वो कम रिसर्च के साथ आती हैं। और इंडिया में थोड़ा-सा ट्रेंड भी है सोशल मीडिया पे कि आजकल जैसे कोई क्रिकेटर अच्छा खेलता है तो उसको वो गरीबी का एंगल ला देते हैं। आई थिंक व्हिच इज़ नॉट गुड। मुझे लगता है कि मीडिया को सच दिखाना चाहिए, और दिखाते भी हैं बहुत सारे लोग कि किस तरीके से वो हमारे साथ आया, हमारे साथ रहा, एज़ अ फैमिली रहा। 2013 17 दिसंबर 2013 से 12 जनवरी 2022 तक वो मेरे घर पे था। उसको सब कुछ खाना-पीना, रहना, क्रिकेट कोचिंग जैसे मैं बताया सब कुछ हमारे साथ था, बिकॉज़ आई ट्रीट हिम लाइक माय सन। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो किसी और का बच्चा है। अगर शायद वो सोचता तो इतनी मैं उसको क्लोज़ नहीं ला पाता। हमने उसको अपने बच्चे की तरह आपके पाला। परिवार का भी योगदान होगा येस, उसमें। आई थिंक माय वाइफ मेरे डॉटर के साथ बड़ा अच्छा था। मेरी मदर बहुत उसको मानती थी जब गोरखपुर से इधर आती थी। मेरा पूरा एकेडमी उसको राजा की तरह रहता था, क्योंकि हम्म। जितने भी हमारे नेट, जैसे वो नेट्स में जाता था उसके लिए एक नेट्स अरेंज हो जाता था। और आई थिंक अपार्ट ऑफ दैट, आई थिंक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, मैं उनको तो थैंक्स बोलने से ज़रा सा भी आई डोंट हेसिटेट टू डू दैट, क्योंकि उसको अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 बहुत जल्दी चांस मिला उसको रणजी में। विजय हजारे ट्रॉफी खेला। तो मुझे लगता है हम, मेरे अलावा, मेरी एकेडमी के अलावा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का उसके सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान है। और ये हमेशा देखा गया है कि बेटा बड़ा हो जाता है तो मतलब बाप का जो बेटा बड़ा हो जाता है तो उसकी अपनी एक जीवन की अलग कहानी होती है, अलग अलग पड़ाव का सामना करता है वो। वैसे कोच से एक अच्छा इंडियन मतलब क्रिकेटर बन जाए, रणजी हो चाहे आगे भी इंडियन क्रिकेटर, उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे अलूफ हो जाता है, या फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि खटास है या कोई कंट्रोवर्सी है या कोई ये है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद में उसकी अपनी एक जीवन की अलग कहानी शुरू हो जाती है। तो यशस्वी जायसवाल के बारे में ऐसा कुछ हुआ? देखिए, ऐसा है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इट इज़ प्योरली फाइन। अभी वो बड़ा हो गया है, वो अपने माँ-बाप के साथ रहता है, हुँ, अपने डिसीजंस लेता है, तो इट्स गुड। मतलब हम भी जब बड़े हो रहे थे, तो हम भी एक स्टेज के बाद चाहते थे कि हम भी अपने डिसीजंस लें, और इंडिया में जी। वैलिड एज है 21 के बाद, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अभी वो बड़ा हो गया है, अच्छा इंडिया के लिए खेल रहा है, और मुझे लगता है कि जो मैंने सपना देखा था उसके साथ, या जो मैंने गोल सेट किया था, वो अचीव हो गया, दैट इज़ गुड इनफ। अब वो अपने डिसीजंस ले रहा है और अपनी ज़िंदगी जी रहा है। हाँ, मतलब जहाँ आपके जेब में ₹10 भी नहीं होते या टेंट में रहने के बाद या ₹25, यहाँ अभी आईपीएल खेलता है, इंडियन क्रिकेट खेलता है या फिर टेस्ट खेलता है, करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए आपके हाथ में मिलता है। एक बड़ा आशियाना आप मुंबई में बना लेते हो, टेंट से लेकर एक बड़े फ्लैट तक। तो ये कहानी बड़ी रोचक, लेकिन जो काम जो आपने फाउंडेशन बनाने का किया था उसका, हुँ। और जिस दिन को आपने फेस किया खुद, और एक परिवार के अंदर अगर किसी एक दूसरे परिवार का व्यक्ति लाना किसी एक एम के लिए हो, किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हो, लेकिन है बड़ा मुश्किल काम ये। पता नहीं, मैं ज़्यादा देखिए सोचता नहीं हूँ। जी। कभी ऐसा कुछ प्लान करके ज़िंदगी में ना मैंने कुछ किया है, ना कुछ हुआ है। मेरे को एक जुनून था, मैं गोरखपुर से निकला था 1995 में कि मुझे एक इंडिया प्लेयर बनाना है, जी। और आज जो वर्ल्ड लेवल पे खेल रहा है, आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग पे भी गया था। तो मेरे लिए ना वो ज़्यादा खुशी है रेदर देन वो क्या करता है, किसके साथ रहता है, आई डोंट हैव, क्योंकि वो सब चीज़ें मैंने कभी सोची नहीं थी। मुझे उसके क्रिकेट से मतलब है, और अब मुझे बहुत खुशी होती है कि जब वो इंडिया खेलता है, सेंचुरी बनाता है, रन्स करता है। बाकी मुझे कुछ इसके अलावा मुझे बोलते हैं ना, मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था। तो आई रियली फील कि आई एम हैप्पी दैट व्हाट ही इज़ डूइंग। जी। थोड़ा ना मतलब आपकी कोचिंग फिलॉसफी और टेक्निक्स की तरफ बढ़ते, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके एकेडमी के लिए। और ये काम शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि जैसे मैं आ रहा था आपकी मुलाकात करने के लिए पॉडकास्ट, तो आपने बताया था कि मैं ठाणे के घोड़गंदर में अगर हम मिल सकते हैं या वहाँ भी, तो मुझे ये नहीं पता था, भले मैं आपका एक मित्र हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं पता होता। एक तो यहाँ आपने काम किया वकोला, कहीं आप ओल मैदान में जाते रहे हैं, कहीं आज़ाद मैदान में जाते रहे हैं, और एकदम दूर आप घोड़बंदर ठाणे में जा रहे हो, तो मेरे जैसे पत्रकार व्यक्ति एकदम अचरज में पड़ जाता है, आश्चर्यचकित। तो ये कहानी बहुत लोगों को पता नहीं होती कि कोचिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, भारत में, मुंबई में, देश-विदेशों में। तो यू आर ऑफ़न कॉल्ड द साइंटिस्ट ऑफ क्रिकेट, सो फॉर योर मॉडर्न अप्रोच,
तो ये क्या है, मतलब कैन यू शेयर स्पेसिफिक कोचिंग टेक्निक और माइंडसेट यू इंस्टिल इन यशस्वी जायसवाल दैट हेल्प हिम एक्सेल एट द इंटरनेशनल लेवल? देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैं बहुत सारे कोचेस के साथ रहा हूँ, बहुत सारे कंट्रीज़ में जी। जाता हूँ, और आई एम लकी कि मैं बड़े-बड़े लेजेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। जैसे मैंने दिलीप वेंगसरकर सर का नाम लिया, संदीप पाटिल सर का नाम लिया, वसीम जाफ़र हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ। चमिंडा वायस भी शमिंदा आपके वास मित्र मेरे हैं? एकेडमी में कोचिंग के लिए आते हैं, रंगना हेरात आते हैं, रमेश कालूवितन, मतलब आई थिंक जितने लेजेंड्स को मैंने बचपन में फॉलो किया सबके साथ आज मैं रहता हूँ। जी। मेरे नसीब की बात है। और बहुत सारे कोचेस भी हैं। तो मैं जो एक सिलेबस बनाता हूँ, या मैं और कंट्रीज में जाके देखता हूँ, तो मैं उसका एक मिक्सचर बनाता हूँ जो शायद किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी। तो मैं उस हिसाब से ट्राई करता हूँ कि उस चीज़ को मैं गेम में लाऊं, थोड़ा बोलते हैं ना अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें करूं। और जहाँ तक आपने बताया, तो मुझे लगता है कि एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है अ, इंडिया में, कि कोचेस को जो मिलना चाहिए, जो रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए, जिस तरह की वो कोशिश करते हैं, वो नहीं मिलती है। अभी जैसे आपने बताया कि मैं इतने सारे एकेडमी चला रहा हूँ, तो मुझे कहीं से कोई ऐसा आउटरनल सपोर्ट नहीं है कि कोई मुझे वो करने के लिए बोल रहा है। कोई कोई मुझे कोई गवर्नमेंट से या किसी प्राइवेट इन्वेस्टर कोई नहीं कर रहा, हम खुद ही करते हैं, हम खुद ही करते हैं बच्चों के साथ मिलके, कैसे ना कैसे करते रहते हैं। तो एक तो चैलेंजेस भी हैं इसमें, कि इतना बड़ा सेटअप चलाना विदाउट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल और हम्म। बैकअप, तो हम सब झेलते रहते हैं, करते रहते हैं नई नई चीज़ें। और आई एम हैप्पी कि चीज़ें अच्छी चल रही है, बस इतना ही बोलूँगा। बहुत पहले कभी यशस्वी ने कहा था कि आप मेंटल टफनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, मतलब आपके लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये नए यंग क्रिकेटर्स को बनाने के लिए, उन सारा ये प्रेशर जो है वो हैंडल करने के लिए आप क्या बताते हो, मतलब क्या सूत्र है आपका? देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें पेशेंस, और दूसरा कंसिस्टेंसी। क्योंकि कोई भी अगर आप बड़ा लक्ष्य लेके चलोगे, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी चीज़ हो, बॉलीवुड है या बिजनेस हो, यहाँ पे कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है। जब भी आप किसी भी फील्ड में उतरोगे ना, तो जी। पहली चीज़ है, मुसीबतें आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। बोलते हैं ना, आपको चैलेंजेस आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, तो वो वही इंसान उन चीज़ों को झेल पाएगा ना जो मेंटली स्ट्रांग है। जी। क्योंकि आप बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग एक फील्ड में बहुत सारी उम्मीद लेके उतर जाते हैं, और जैसे उनको रियल वर्ल्ड से सामना होता है, उनको समझ में आता है कि ओह माय गॉड, दिस इज़ टू टफ। फिर वो दूसरी चीज़ करने लगते हैं, फिर तीसरी चीज़ करते हैं, चौथी चीज़ करते हैं। एंड ऑफ द डे वो कहीं नहीं पहुँचते हैं, एंड दे स्टार्ट थिंकिंग कि हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं थी। तो बेसिकली मैं जो ट्रेन करता हूँ लोगों को, मेंटल ट्रेनिंग देता हूँ, उसमें मैं उनको सेल्फ बिलीव कराता हूँ। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो इस चीज़ को। बस करना क्या है कि आपको विल के साथ स्किल डेवलप करना है। क्योंकि आपके पास अगर विल भी है और स्किल नहीं है, तो भी कुछ नहीं होगा। तो मैं एक मंत्रा बोलता हूँ, स्किल, विल, फिटनेस एंड स्मार्टनेस। जी। ये कॉम्बिनेशन है एक सक्सेसफुल इंसान का, जिसके पास स्किल हो, विल हो, फिटनेस भी हो और स्मार्टनेस भी हो। किसी के पास अगर ये 4 चीज़ें हैं, तो वो हायर लेवल पे वो सक्सेस उसको मिल सकती है। और मैं वही गेम के साथ-साथ बहुत सारे बच्चों में ट्रांसफ़र करता हूँ, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स भी है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं क्रिकेटर बनने, पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से। तो कभी-कभी मेरे को बहुत प्रेशर आता है। मुझसे, यार इतने बच्चे आ रहे हैं, यार कितने खेलेंगे? क्योंकि इंडिया में वैकेंसी तो बहुत कम है। हम्म। तो इसीलिए मैं उनको बहुत मोटिवेट करता हूँ कि दे शुड बिकम अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स, नॉट ओनली जस्ट अ प्लेयर। क्योंकि आप एक प्लेयर तो बन गए, लेकिन अगर उस वैकेंसी में आप नहीं आए, तो देन व्हाट? तो मैं हर बच्चे के मेंटल स्ट्रेंथ पे कोशिश करता हूँ काम करूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि एक अच्छे प्लेयर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है पहले अपने इंसान बनो, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनो, विच कैन हेल्प यू। क्योंकि क्रिकेट की लाइफ तो 35 साल की है, उसके बाद क्या? तो 35 से 70 ईयर्स की जो जर्नी होगी, वो कैसे निकालोगे आप? जी। आपने देखा है बहुत सारे क्रिकेटर क्रिकेट छोड़ने के बाद बड़े परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन परेशान हो जाते हैं। तो मैं हमेशा मेरे एकेडमी में बोलता हूँ, वी क्रिएट चैंपियंस। तो उसमें ये है कि उनको एटीट्यूड के बारे में मैं पर्सनली बताता हूँ, जितना बता पाता हूँ, कि कैसे सोचना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जैसा सोचेंगे ना, वैसे ही जी। चीजें हमारी तरफ होंगी। तो आई थिंक यस, वी आर ऑन दैट ट्रैक। आपने यशस्वी के अलावा पृथ्वी शाह को भी कोच किया, वसीम जाफर के साथ में भी आपने काम किया है। मैं एक पूछ सकता हूँ कि क्या ये आइडेंटिफाई जब नए लड़कों को आप करते हो,
तो उसके सीक्रेट क्या है कि उनको कैसे नर्चर किया जाना चाहिए, क्या उनमें क्या गुण है कि यह आगे जा सकता है, हाउ यू आइडेंटिफाई? देखिए, पृथ्वी को मैंने 2015, 16, 17 मेरे पास ही था। मैंने उसको 3 साल अच्छा। उसके ऊपर काफ़ी काम किया। उस टाइम वो मुंबई अंडर 16 टीम में भी नहीं था, ड्रॉप हुआ था और मेरे साथ वो इंडिया अंडर 19 तक की जर्नी किया। तो बेसिकली बहुत टैलेंटेड लड़का था, अभी भी बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और उसके अंदर हंगर था सक्सेस का। जी। और जब मेरे पास आया था तो थोड़ा नोन भी था। तो बस उसका एक था कि वो उसने हर जगह जहाँ पे ज़रूरत होती है, तो राइट टाइम पे राइट परफॉर्मेंस किया। वो उसका नैक था उस 3-4 साल में। मतलब आपने बनाया, बड़ी मेहनत की यशस्वी जायसवाल पर, लेकिन जब यशस्वी जायसवाल ने स्कोर किया था, टेस्ट डिबट सेंचुरी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, बाद में नागपुर में, इंग्लैंड में भी 200 रन बनाए थे उन्होंने, तब आपके मन में क्या भावना थी? होता है ना कि मैं जिस व्यक्ति पे, जिस लड़के पे मेहनत कर रहा हूँ, एक मकाम उसने जब हासिल किया हो, तो कोच को तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक जुनून सा था खुद जी। के लिए, खुद को प्रूव करना था क्योंकि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं उस लेवल तक नहीं खेल पाया और वो हमेशा मेरे मन में था क्योंकि मुझे फेल होके नहीं मरना था। टू बी वेरी फ्रैंक, एवरीबॉडी विल डाई, इवन वी ऑल विल डाई। जी। तो मुझे हमेशा था कि यार वो जो एक टीस लेके मुझे नहीं मरना है कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर। मैं हमेशा गोल सेट करता हूँ और उसका पीछा करता हूँ, दिस इज़ व्हाट आई एम। तो वो एक गोल मैंने एज अ प्लेयर सेट किया था जो बाद में मुझे लगा कि मेरी बॉडी से नहीं हो पाएगी। तो मैंने ये बहुत सारे लोगों के शरीर में कोशिशें की और आई फील यशस्वी ने उसको प्रूव किया था। आई एम वेरी प्राउड जब भी वो रन बनाता है। जब वो वेस्ट इंडीज़ में उसने 100 किया डेब्यू में, देन लास्ट ईयर इंग्लैंड के अगेंस्ट उसने 100 बनाया, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी जाके उसने 100 बनाया। तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा फील होता है कि ठीक है, खेल वो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसके अंदर काफ़ी कुछ बोलते हैं ना, सांसें हमने दी हैं। जो एक बाहुबली मूवी है जिसमें वो एक हाँ। कहानी होती है कि उस बच्चों को उसकी वो दादी हम्म, सांसें दे देती है। जी। जस्ट स्टोरी है, जस्ट जोकिंग। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि चलो एक लड़का जो कहीं पे नहीं था और ही वाज स्ट्रगलिंग अ बिट, लोग उसको रहने के लिए जगह नहीं दे रहे थे, उसको खेलने नहीं दे रहे थे और आज बड़ा प्राउड फील होता है कि ऐसे बच्चे पे जो किसी हम्म, और का बच्चा था उसको अपने अपने साथ रखा, उसको बड़ा किया और कहीं ना कहीं उसने वो प्रूव किया कि यस माय डिसीजन वाज राइट, कि वो डिज़र्व भी करता था, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आज वो इतने सारे रन्स बनाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है। क्योंकि जब क्रिकेट नहीं खेल पाया तो बहुत जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे या जो मेरे साथ खेलते थे जी। वो भी मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि यार जैसे होता है ना कि यार लोग आप बातें कर रहे हो, ओवर इंथुजियास्ट बातें कर रहे हो, बोलते तेरे बड़े सपने ही देखता रहता है ये। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे गाँव चले जा, तेरा मुंबई में कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे जब मैं खेलता था, जी। फिर जब मैं टर्न हुआ एज अ कोच तब भी बहुत सारे लोगों ने, मुझे अभी भी याद है कि कुछ बड़े बड़े कोचेज़ मेरे पे कमेंट मारते थे कि अरे इसके जैसे कोई बच्चा मेरे पास आ रहा है तो बड़े बड़े कोचेज़ बोलते थे अरे उसके पास क्यों जा रहा है, वो क्या खेला है, उसका क्या प्रोफाइल है। तो मुझे ख़राब तो लगता था हमेशा क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता था ग्राउंड पे, अभी भी करता हूँ। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने वो प्रूव कर दिया है कि यस, सिर्फ मेहनत और अगर आपके पास विज़न हो तो भगवान आपके साथ है, आप करते रहो। तो जब भी यशस्वी रन बनाता है यार, और बहुत सारे अभी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स के लिए खेलते हैं। यशस्वी तो एक बड़ा नाम है जो खेल रहा है, बाकी और भी बच्चे हैं जो भी रन्स बनाते हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुंबई में तो कई सारी ट्रॉफियाज है, गाइज फील्ड है, बहुत सारी है, और जिसमें भी अगर आप रन बना लो, आपका कोई स्टूडेंट, तो बड़ा नाम होता है, मुंबई के अखबारों में भी प्रकाशित होती है खबरें। बिल्कुल, हमारे जो प्लेयर हैं आज एमसीसी मुंबई क्रिकेट क्लब के जो प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गए, अभी ग्लोबल हो गए जी। हैं। लाइक मुंबई के लड़के, आई मीन हमारे जो एकेडमी के लड़के मुंबई से खेल रहे हैं, राजस्थान से खेल रहे हैं, जी। ओडिशा से खेल रहे हैं, कोई कर्नाटका से खेल रहा है। एक लड़का हमारे एकेडमी में आता है हमजा शेख, अभी इंग्लैंड अंडर 19 का कैप्टन भी था वो, जी। और अभी इंग्लैंड लायंस की टीम में सिलेक्ट हुआ है और आई थिंक वो बहुत ही जल्दी टेस्ट मैच भी खेलेगा। बहुत सारे लड़के जिम्बाब्वे में हैं। तो मुझे लगता है कि हम वेरी वेरी, दुबई में मेरे बच्चे हैं। तो अब तो ऐसा लगता है, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया था, वहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं, न्यूजीलैंड भी मैं गया था। तो मुझे लगता है कि एक मतलब एक वो जो एक रामायण में एक था कि लोग पहले घोड़ा छोड़ते थे चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। हम्म, तो मैंने भी एक घोड़ा छोड़ा है जो पूरी दुनिया में नाम कर रहा है और साथ ही बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो आई जी। एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी प्राउड। अब पिछले साल ही आपने
इंग्लैंड का दौरा किया था हम हर और साल जाते हैं कई इंग्लैंड। कई दिनों तक आप वहाँ थे, तो वो क्या है मतलब वहाँ का अनुभव? मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बस कोई चीज़ दिमाग में आ जाती है तो उसके पीछे पड़ जाता हूँ। दिस इज़ माई ओन थिंकिंग। तो इंग्लैंड तो मैं बहुत बार गया हूँ और हर साल हमारी टीम इंग्लैंड जाती है। हम लोग वहाँ के जो सबसे अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, ईटन कॉलेज जहाँ पे प्रिंस चार्ल्स वगैरह, मतलब जी। वहाँ रॉयल फैमिली पढ़ती थी। हैरो स्कूल है जहाँ पे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी पढ़ा करते थे। ऐसे बहुत सारे इंग्लैंड में स्कूल्स हैं, उनके साथ मैचेस, क्लब के साथ मैचेस हम लोग करीब 5 टूर कर चुके हैं। अभी 6 टूर हमारा जाने वाला है नेक्स्ट ईयर, आई मीन दिस समर। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे कुछ लोगों ने प्रोत्साहित किया कि अब सर यहाँ भी एकेडमी खोल दो। जी। तो 2 साल पहले मैंने ज्वाला सिंह। ज्वाला साहब, आपने एक बार कहा था कि ये क्रिकेट में लेजेंड बनेगा यशस्वी जायसवाल। तो ये जब आपने कहा था तो आपको क्या लगा कि, और आप कैसे कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं ये अपना नाम कमाएगा, एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा? क्या देखा था आपने? देखिए जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया कि उसके पास एक अलग लेवल का टेम्परामेंट था, रन्स करता था, प्रेशर सिचुएशन को अच्छा हैंडल करता था, अभी भी करता है। तो मुझे लगा था कि अगर उस तरीके से हो जाएगा तो डेफिनेटली बनेगा। हाँ। और आज वो करीब 2 साल हो गया उसको इंडिया के लिए खेल रहा है और बहुत जी। लंबी जर्नी है। तो अगर वो जिस तरीके का प्रोसेस करके आया है, मेहनत करके आया है और बहुत सारा हार्डशिप किया है और परफॉर्मेंस करके ऊपर आया है, जी। अगर वो उसी तरीके से करता रहेगा, अपने माइंड पे अच्छा काम करेगा, बॉडी पे काम करेगा, तो क्रिकेट और ज़रूर उसका अच्छा चलते रहेगा। जी। और मुझे लगता है कि आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि अगर वो जो जी। मैंने बोला है वो करे आगे वाले आने वाले सालों में। क्रिकेट और इसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करते कि आपने कई इंटरनेशनल टूर्स को ऑर्गेनाइज किया। आपने बताया था कि मेरा दरअसल सवाल था, उसके पहले पहले आपने कुछ चीज़ें बताई है कि आपने बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्स को ऑर्गेनाइज किया और कई लोगों को आपने कोच भी किया है मुंबई क्रिकेट क्लब के तहत, ज्वाला फाउंडेशन के तहत। लेकिन आपका कोई बिगर विजन होगा जो ग्रास रूट क्रिकेट भारत में बढ़ाने के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। व्हाट्स योर बिगर विजन फॉर ग्रास रूट क्रिकेट इन इंडिया? मुझे लगता है कि क्रिकेट में जो चकाचौंध दिखती है इंटरनेशनल लेवल की, जी। आईपीएल देखते हैं हम, इंडिया का मैच देखते हैं तो बहुत सारे लोग एक्साइट हो जाते हैं, बच्चे एक्साइट हो जाते हैं, पेरेंट्स एक्साइट हो जाते हैं कि हमको हमारे बच्चे को क्रिकेटर बनाना है, या बच्चे को लगता है मुझे इंडिया के लिए खेलना है। लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, सोचने और करने में बहुत अंतर होता है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें से बहुत कम लोग उस लेवल तक पहुंचते हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे ना अच्छा। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आज मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जी। वो ग्रास रूट लेवल पे है, क्योंकि वहीं पे सब चीज़ें मुश्किल होती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बीसीसीआई के लेवल में जाते हो, आप स्टेट खेलने लगते हो, तो आसान होने लगता है। तो मुझे लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे एसोसिएशंस को, मे बी बीसीसीआई को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छी अच्छी जी। एकेडमी चल रही हैं, या जो बच्चे क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से कुछ फ़ायदा दें, क्योंकि जो भी फ़ायदा होता है उन्हीं लोगों को मिलता है जो ऑलरेडी फ़ायदे में होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर लोअर जी। लेवल पे आएगा, जहाँ पे लोग बच्चों को तराश रहे हैं या जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ तक मेरे विज़न की बात है, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया कि मैं अपने अकेली लड़ाई लड़ रहा हूँ, चीज़ों को जितना भी मैं सोचता हूँ उसको करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग साथ देते हैं उसमें। तो यस, मेरा जो विज़न था कि बच्चों को फ़ॉरेन लेके जाना, क्योंकि एक फ़ॉरेन जाना अपने आप में एक अचीवमेंट होता है। जब हम छोटे थे जाहिर सी तो बात है। हमारी मदर बोलती थी लंदन जाओगे क्या? तो हम लंदन जाते हैं, देखते हैं, हर कंट्री में जाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे क्रिकेट होती है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब मैं इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच देखा करता था 1992 में, जब बहुत छोटा सा था, तो वो लोग डाइव बहुत अच्छा मारते थे उस टाइम पे, जब हैंसी क्रोनी और ये सब हुआ करते थे। हालांकि वो नहीं रहे, कैपलर वेसल्स, एलन डोनाल्ड। तो जब मैं पहली बार साउथ अफ्रीका गया तो वही माइंड में बैठा हुआ था। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे बड़ी आसान सी चीज़ लगी। तो अब मुझे ऐसा लगता है यार, इंडिया भी बहुत इंडिया में मुझे लगता है उनसे ज़्यादा हम अच्छे हैं, स्किल में अच्छे हैं। थोड़ा सा और अच्छा लाइक ग्रास रूट लेवल पे अगर चीज़ें आ जाए, थोड़ा और अच्छी गाइडेंस हो जाए, तो आई थिंक हम ऑलरेडी वर्ल्ड में क्रिकेट कंट्री बन चुके हैं और इससे भी बेहतर कर सकते हैं। मुंबई ने कई सारे प्रोड्यूस किए हैं खिलाड़ी, तेंदुलकर हो, कांबली हो, गावस्कर, बड़े बड़े नाम हैं, और अभी यशस्वी जायसवाल।
व्हाट मेक्स द सिटी सच अ युनिक क्रुशिबल फॉर क्रिकेट टॅलेंट? मतलब मराठी में बोलते हैं ना, क्रिकेटची पंढरी आहे मुंबई ही. तो ये बड़ा एक अलग शहर है जिसकी तरफ देखने का नज़रिया ही लोगों का, क्रिकेट के चहेतों का, जो बनाने चाहते हैं अपने बेटों को या कोच को भी जो बनाना हो क्रिकेटर, तो वो मुंबई और ख़ास तौर पे शिवाजी पार्क की तरफ उसका देखने का नज़रिया बड़ा अलग होता है. तो ये जो फायर है आपके एकेडमी में हमेशा ज़िंदा रखने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कि किस लिए चल रहा है। कभी-कभी हम भी सोचते हैं यार क्यों कर रहे हैं इतना, कभी-कभी हमको भी सवाल हुँ, आता है। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि नहीं, अगर आपके पास भगवान ने इतना टैलेंट दिया है, आप अगर फिज़िकली फिट हो, आपके पास समय है, क्योंकि अभी भी मैं अगर कोचेज़ करियर देखेंगे तो लोग 55-60 में सक्सेसफुल होते हैं। मैं अभी भी काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, गॉड ग्रेस। तो वो मोटिवेशन ज़िंदा रखता हूँ, खुद को बोलते रहता हूँ। और जहाँ तक आपने मुंबई की क्रिकेट के बारे में बताई, जी। तो मुझे लगता है मुंबई का एक जो कल्चर है, जो माहौल है, जो और सबसे मुश्किल हुँ, है कि यहाँ के कंडीशंस इतने ज़्यादा टफ हैं कि अगर आप शिवाजी पार्क में जाओ, तो एक साथ आपको 8 मैच खेलते हुए लोग दिखेंगे, 8 टीमें खेलती हुई दिखेंगी। आप क्रॉस मैदान पे जाओ, आज़ाद मैदान पे जाओ, ओवल मैदान पे जाओ, तो वहाँ पे जो बच्चे रन बनाते हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एक बॉल आप मार रहे हो, दूसरे फील्डर के बीच में से जा रहा है, पता भी नहीं हो कौन बॉल पकड़ने वाला है। तो जी। मुझे लगता है वो माहौल से जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, खास हुँ, करके बल्लेबाज, और यहाँ के विकेट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप दूसरे सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ पे शायद आउटफील्ड अच्छा हो, लेकिन विकेट मुंबई जैसे नहीं होते। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो मुंबई का जो ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत यूनिक बनाती हैं। साथ ही साथ एक बोलते हैं ना, एक लेगेसी होता है क्रिकेट। किसी भी परिवार में आप देखो या किसी भी कंपनी में देखो, मतलब मुझे लगता है मुंबई का एक लेगेसी है कि हर बार कोई ना कोई बड़ा आता है, क्योंकि एक रोल मॉडल कभी विजय मर्चेंट हुआ करते थे, उसके बाद वाडेकर हुआ करते थे, फिर अजीत गावस्कर वाडेकर। हुए, फिर वेंगसरकर सर हुए। बहुत सारे ऐसे, सचिन तेंदुलकर, ऐसे अभी रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जब आप एक इस तरह का सिस्टम तैयार हो जाता है हुँ, ना, जी, तो जी, कहीं जी। न कहीं ये चीज़ होने लगती है। अंडर प्रिविलेज बच्चों को सपोर्ट आप करना चाहते हो, मतलब हमेशा देखा है कि आपकी बातचीत में ये सारी चीज़ें आती है। ज्वाला स्पोर्ट्स फाउंडेशन का कोई अलग इनिशिएटिव है जो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? हमने बहुत किया है अंडर प्रिविलेज के लिए। अगर मैं ऑन रिकॉर्ड बताऊँ तो आई हैव कोच्ड मोर देन 5000 किड्स फॉर फ्री। ओके। और अभी भी लगता है अगर कोई अच्छा टैलेंट होता है तो हम करते हैं। तो ये सब तो चीज़ें, अगर उस तरह का कोई टैलेंट होता है तो ज़रूर करते हैं। और हम बहुत सारे टूर्नामेंट्स वगैरह भी करते हैं ताकि हर वर्ग के बच्चे वहाँ पे खेल पाएँ। तो डेफ़िनेटली अगर इस तरह की कोई कोई टैलेंट आता है तो हम उस फाउंडेशन के थ्रू हम ज़रूर उसको सपोर्ट करते हैं। जी। कुछ ऐसी चीज़ें कि जैसे एक बड़ा मटर गश्ती करने वाला एक लड़का रहता क्लास में, बड़ी मस्ती करता है। ऐसे कुछ बच्चे, मतलब जिनके साथ में आपको लगा होगा कि कुछ यादें आपकी जुड़ी होगी आपके एकेडमी में? बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों का काम होता है शरारत करना। जी। और बहुत सारे बच्चे हैं, और उसमें यशस्वी भी था, बहुत ज़ोर से हँसता था वो। अच्छा। और किसी और को प्रैक्टिस नहीं करने देता था। जब वो जी, आता था तो कोई और नेट में घुसता नहीं था, वही खेलते रहता था। तो बहुत बार मैंने उसको डाँटा भी है, पनिशमेंट भी दिया है। पृथ्वी था, वो आता था मेरे घर पे एवरी सैटरडे। जी, वो उसको चाइनीज़ खाना बहुत अच्छा लगता था, तो हम लोग उसके लिए जी। बहुत चाइनीज़ मँगाते हैं। अभी भी कुछ बच्चे हैं 1-2 जो बहुत मतलब बोलते हैं ना, थोड़े से उस तरह के हैं। तो बच्चे हैं ऐसे, बहुत सारे बच्चे आते हैं, जाते रहते हैं। तो यशस्वी जायसवाल और मतलब आपके बीच में अगर कहीं एक मैच खेला जाए शिवाजी पार्क में, तो कौन जीतेगा? जब तक मैं और वो नेट में, हमने बहुत चैलेंज लगाते थे, और जब जी। नेट प्रैक्टिस हम करते थे तो नेट्स के बाद मैं पैड पहनता था, बोलता था चल तू बॉलिंग डाल, तो मैं उसकी बॉलिंग पे बहुत सारे रिवर्स स्वीप मारता था, क्योंकि उसकी बॉल बहुत घूमती है। तो मुझे पता है कि टर्निंग ट्रैक पे सीधा नहीं खेलना होता है। तो उसको बड़ा चिढ़ाता था और बहुत गुस्सा करता था। तो अब तो खैर वो, मुझे एक और याद है कि एक बार की बात है, जब वो अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले, जब थोड़ा वो बड़ा हो गया, तो पहले तो मैं उसको हमेशा डोमिनेट करता था। तो एक बार हम एक जिमखाना में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं बोला चल मैं तेरे को थोड़ा बॉल डालता हूँ, और उसने इंटेंशनली मेरे को बहुत सारे छक्के लगाए। तो अब हुँ, वो बड़ा हो गया है और वो बहुत इंडिया के लिए खेल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब स्किल में मैं उससे जीत पाऊंगा, और अपनी फिटनेस भी उसके जैसी नहीं है। जी। लेकिन यस, ये सारी छोटी मोटी खट्टी मीठी यादें बहुत खुश करती हैं हमको।
एक सवाल 2-3 आशय के थे, मतलब बड़ा कम समय कि इंडियन टीम में खेलने के लिए ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को किन-किन एस्पेक्ट्स पर मेहनत करनी पड़ेगी? और इससे जुड़ा हुआ और एक सवाल उनका ये है कि ग्रास रूट लेवल पर भारत को क्या इम्प्रूव करना चाहिए? ये बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भी हॉकी खेलते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अलग-अलग कोचेस के साथ में उनका भी सामना होता है। देखो, एक बार आपने सेलिब्रिटी अब बन गए से या फिर आपका नाम बन गया, अखबारों में नाम आ गया है, टीवी में इंटरव्यू, ये बड़ा एक किसी क्रिकेटर के, किसी खिलाड़ी के जीवन की एक अलग हिस्सा होता है। लेकिन उसके पहले पहले का जो एक मेंटरशिप कोई लेता है या कोचिंग करता है या अलग अलग तकनीक होती है, फिलोसॉफी होती है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगता होता है कि जो खिलाड़ी ग्रास रूट लेवल से ऊपर जाते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ से आए, और उनको जाके कुछ ना कुछ उस सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए, उनको इनिशिएटिव्स लेना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, जब वो उस लेवल पे होते हैं तो हमेशा बात करते हैं कि यार यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जब उस पोजीशन पे पहुँच जाते हैं तो शायद वहाँ पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि हम क्यों हमेशा गवर्नमेंट के पीछे पड़ें, या कब क्यों हम हमेशा लोगों को दोषी ठहराएं। हम अगर इस कहीं से भी इतना स्ट्रगल करके किसी लेवल तक पहुँचे हैं, और अगर हम कैपेबल हैं, तो हमको वापस जाना चाहिए उस मैदान पे कि यार मैं इस मैदान से निकल के आया हूँ, चलो मैं कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ, मैं कुछ अपनी एफर्ट्स लगाता हूँ। तो मुझे लगता है ये करना चाहिए। हम हमेशा दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। हमने अगर किसी सिस्टम का एडवांटेज लिया है, तो अगर मैं उस एडवांटेज से कुछ बड़ा बना हूँ, तो मुझे ज़रूर पे बैक करना चाहिए एनीवे, जैसा जिसका होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे लगता है ना, ग्रास रूट लेवल पे ना बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्योंकि क्रिकेट में बहुत सारे बच्चे आते हैं और पहले दिन से ही सोच लेते हैं कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, और ज़्यादातर बच्चे बाद में रियलाइज़ करते हैं कि इट्स टू टफ। तो पहले तो ग्रास रूट लेवल पे उन बच्चों को ना एंजॉय करने लगाना चाहिए, कि दे शुड एंजॉय दैट जर्नी। क्योंकि सक्सेस जैसी चीज़ दुनिया में है नहीं। हम हमेशा अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं, और कभी कभी हम उस जर्नी को ही सक्सेस मांग लेते हैं, और फिर हमको लगता है यार ये क्या हो गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़रूरत है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोचेस को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जो कोचेस होते हैं बड़े वेल पेड नहीं होते, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ तक कि बच्चे भी उनको ठीक से फीस नहीं भरते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कुछ ग्रास रूट लेवल के कोचेस के लिए करना चाहिए। मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ, माई कोच माई हीरो। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक इवेंट क्रिएट करूँगा, और ग्रास रूट के लोग कोचेस पे जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको हम थोड़ा हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ हम एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से जब बच्चे को ABCD नहीं आती है तो कोई उसको ABCD सिखाता है, उस पर मेहनत करता है, और फिर जब वो आगे बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से वो वापस किसी और बच्चे की तरफ चला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो उसका रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। थोड़ा सा और कुछ विस्तार से बता पाओगे कि अब किस पड़ाव पर है ये प्रोजेक्ट? बेसिकली मेरा एक है कि मैं एक लेजेंड्स का मैच कराऊंगा, और उसमें हर लेजेंड अपने कोच के लिए वो मैच खेलेगा, और उनके टी शर्ट पे उनका नाम नहीं लिखा होगा, उनके कोचेस का नाम लिखा होगा। क्या बात। और उसमें हमेशा बोलेगा दिस माई कोच इज़ माई हीरो, दिस इज़ माई प्रोजेक्ट, कि मेरे कोच मेरे हीरो हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि माँ बाप से ज़्यादा अगर किसी बच्चे को कोई समझता है, कभी कभी ज़्यादा मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो उसका गुरु समझता है। अगर वो सच में एक अच्छा बॉन्डिंग रखता है, तो कहीं ना कहीं वो सम्मान और वो हक जो एक गुरु को मिलना चाहिए। एक समय था जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य को बिना सोचे समझे अपना अंगूठा दे दिया। जी। तो वो हमारे भारत की परंपरा रही है, किस तरीके से लोग अपने बड़े बड़े सम्मान किया करते थे, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ देते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोचेस के प्रति अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि कोच भी एक इंसान है। अगर वो किसी के साथ इतना मेहनत कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसको भी ही हैज़ टू लुक आफ्टर हिज फैमिली, ही नीड रिस्पेक्ट, ही नीड्स रिवॉर्ड्स। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं अभी कहाँ तक नहीं, ये पहुँचते हैं। बहुत बड़ा एक बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा। बहुत शुक्रिया, और इस प्रोजेक्ट के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाला, आपने मुझे समय दिया और बड़े विस्तार से आपने जवाब भी दिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।